नमस्ते साथियों, फिर से एक बार आपका सभी का स्वागत है। कल मराठी का पेपर है, सबको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। अभी अभी कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े और ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। कमेंट्स में आपको स्थूल वाचन की ज़रूरत थी, तो इसीलिए शॉर्ट में आपको कुछ वीडियो में बताना चाहूँगा टिप्स में। तो सबसे पहली बात तो ये वीडियो उल्टा पुल्टा दिख सकता है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। जगन कैक्टस नाम का ये स्थूल वाचन है जो कि लिखा है वसंत शिरवाडकर जी ने। और इसके नीचे जो क्वेश्चन है उसका पहले मीनिंग समझ के लेते हैं, बाद में उसके क्वेश्चन के अंदर हमें क्या लिखना है मैं आपको ये बताऊंगा। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। निसर्ग हा मोठा जादूगार आहे, हे वाळवंटी प्रदेशाच्या संदर्भात कसे लागू पड़ते। नेचर ये बहुत बड़ा जादूगर है, ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि रेगिस्तान रेगिस्तान में इतना सूखा पड़ा हुआ है, फिर भी वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। दो दो तीन तीन साल तक वहाँ पे बारिश नहीं होती है, फिर भी वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे जी पाते हैं। और दूसरी बात तो नेचर ने क्या किया है कि जहाँ पर जिन पेड़ों को काटे देने चाहिए उनको काटे दिया हुआ है। मतलब रेगिस्तान के पेड़ों को उन्होंने कैक्टस को काटे दिया हुआ है, क्योंकि कैक्टस के अंदर पानी जमा हुआ रहता है। अगर पानी काटे नहीं रहेंगे तो कोई भी प्राणी जाएगा और उस कैक्टस को तोड़ के अंदर का पानी पी लेगा। मतलब नेचर को पता है कि कहाँ पर कांटे देने चाहिए, कहाँ पर नहीं देने चाहिए। और दूसरा एक उसका और भी आप उसके अंदर लिख सकते हो, जब रेगिस्तान में साल में जब एक ही बार बारिश होती है, तब एक ही बार जब बारिश होती है तब वो पूरा का पूरा गार्डन बन जाता है, बगीचा बन जाता है रेगिस्तान। वहाँ पे पौधे भी आ जाते हैं और उसको फ्लावर्स भी आ जाते हैं। सॉरी। ठीक है, तो आपको ये आंसर लिखना है। और ये आंसर लिखना डायरेक्ट शुरू नहीं करना है, मैं अभी आपको पैसेज देने वाला हूँ। वही पैसेज आप क्या करना, चारों के चारों ऊपर के चारों क्वेश्चन में वही पैसेज लिख देना और उसके बाद में अपना प्रॉपर आंसर लिखना शुरू कर देना। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा है, थोड्याशा पाण्यावर कसे वाढावे याचा नमूना कैक्टस। मतलब कम से कम पानी के ऊपर कैसे जिंदा रहना है, इसका एग्जाम्पल मतलब कैक्टस। इसका आंसर क्या आएगा? तो एक तो कैक्टस में सगवारो कैक्टस है जो कि उसको राजा कहा जाता है। और इस सगवारो कैक्टस को सगवारो कैक्टस की जो हाइट होती है वो 50 फीट तक लंबी होती है। अभी 50 फीट मतलब बहुत बड़ा पेड़ हो गया। हम 5-6 फीट के हम लोग होते हैं, ठीक है ना, फुट के। तो 50-50 फुट उंच वाढतो। और उसके अंदर हम्म, हाँ, तो 50 फुट वो ऊपर वो बढ़ता है, उसकी हाइट रहती है। वो 200 साल तक वो पेड़ जीवित रहता है। और इस पेड़ के अंदर ऊपर कांटे होते हैं और कुछ उसके अंदर छिद्र भी होते हैं। उस छिद्र छिद्र से, छिद्र मतलब होल, उस होल से पानी उस पेड़ के अंदर चला जाता है। वो अपना पानी रूट्स में और अपने तने में, मतलब हाँ, अपने अंदर वो क्या कर लेता है, जमा करके रख देता है। और जैसे उसको ज़रूरत लगेगी वैसे उस पानी को क्या करेगा, तो यूज़ करता रहता है। तो कम से कम पानी के ऊपर कैसे ज़िंदा रहना है, इसका एग्जाम्पल मतलब कैक्टस है। ऐसा वहाँ पर आंसर आएगा। 3 नंबर चेक कीजिएगा, सगवारो कैक्टस के दिसने, वो कैसे दिखता है? तो एक राजा की तरह, एक तो उसको राजा कहा जाता है। और वो दिखता कैसे है, तो एक राक्षस की तरह दिखता है। उसके शरीर के ऊपर कांटे होते हैं, उसके टॉप के ऊपर फ्लावर्स भी आते हैं और फ्रूट्स भी होती है। तो फ्रूट्स जो होते हैं उसकी टेस्ट जो होती है वो स्ट्रॉबेरी जैसी होती है। और बाजू में लिखा है सगवारो कैक्टस के उपयोग, उसका यूज़ क्या होता है? तो सगवारो कैक्टस के जो फ्रूट्स होते हैं वो खाना खाने में मतलब खाने में यूज़ हो जाते हैं। और उसका आंसर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मोरम्बा। रेड इंडियन लोग उसके फळ खाते थे, बाद में उसमें मोरम्बा जैसा कुछ लिखा है, देखो यहाँ पर, मोरवड्यासारखे टिकवणे। ठीक है, उसका जो गर होता है, जूस जो होता है वो कलिंगड़ कलिंगड़ जैसा होता है, वाटरमेलन जैसा होता है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू मत करना, मैं पैसेज दे रहा हूँ आपको, पहले क्वेश्चन का मीनिंग बता देता हूँ। वाळवंटी प्रदेशातील झाडांना काटे असण्याची कोणकोणती कारणे असावीत? रेगिस्तान में पेड़ों को काटे क्यों है? तो काटा क्यों है रेगिस्तान में पेड़ों को? क्योंकि जंगली प्राणियों से संरक्षण करने के लिए। इसका आंसर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वयं संरक्षणासाठी। स्वयं संरक्षणाची मतलब खुद की रक्षा करने के लिए काटे होते हैं। यहाँ पे जो 4 लाइन है ना, वो एक बार पढ़ लेना। खुद की रक्षा करने के लिए काटे होते हैं अन्य प्राणियों से। ठीक है, और उसका आंसर क्या लिखोगे? मैंने अभी एक पैसेज दे रहा हूँ, वो आंसर आपको लिखना है। आपको पानी है जीवन, जल ही जीवन है। ठीक है, वो आराम से लिख सकते हो, जल ही जीवन है, जल के बारे में लिखना है। और जल कितना इंपॉर्टेंट है वो लिखना है, प्लस जो 12 सेंटेंस दिए हुए वीडियो में वो आप उसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, चलो अभी पैसेज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये पैसेज है, ये आपको पैसेज आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है। मैं पढ़ रहा हूँ और मीनिंग भी बता रहा हूँ। जगन कॅक्टसचं हे स्थूल वाचन वसंत शिरवाडकर यांनी लिहिले असून कॅक्टस या कमी पाण्यावर जगणाऱ्या वनस्पतीचे वर्णन केले आहे।
जगना कैक्टस या स्थूल वाचन वसंत शिरवाडकर इन्होंने लिखा हुआ है और कम पानी के ऊपर जीने वाले कैक्टस के बारे में बताया हुआ है. कॅक्टस हे झाड वाळवंटी प्रदेशात असते. कॅक्टस हे पेड़ रेगिस्तान में पाया जाता है. झाडाला काटे असतात, उस पेड़ को काटे रहते हैं. तसेच टोकाला काही फळे देखील येतात. टोक मतलब टॉप पे कुछ फ्रूट्स भी आते हैं. कॅक्टसच्या अनेक जाती आहेत. कॅक्टस के बहुत सारी जातियाँ हैं. उसमें से सगवारो कैक्टसला राजा म्हणतात. सगवारो कैक्टस को राजा बोलते हैं. और ये जो सगवारो कैक्टस है वो 50 फुट पर्यंत वाढ़तो और 200 साल जीता है, ऐसा आगे लिखा हुआ है. पेड़ को कुछ पत्ते भी आ जाते हैं, लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है कैक्टस तब एक पत्ते सूख के गिर जाते हैं. उसके बाद में उसको पत्ते ज़्यादा आते नहीं है, पत्ते आते ही नहीं है, क्योंकि पत्ते क्या करते हैं तो पानी पत्तों को ज़्यादा लगता है, तो इसलिए वो पत्तों को अपने ऊपर रखता ही नहीं है. स्टार्टिंग में कुछ पत्ते रहते हैं. ठीक है. उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा आपको कि व्युत्पत्ति कोश के व्युत्पत्ति कोश के ये दोनों ही क्वेश्चन है और उसका मीनिंग पहले समझ के लेते हैं और बाद में उसका हम लोग आंसर लिखेंगे. व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य. व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य क्या है? कार्य मतलब काम. व्युत्पत्ति कोश क्या काम करता है? व्युत्पत्ति कोश एक क्या है? तो व्युत्पत्ति कोश एक डिक्शनरी है. तो व्युत्पत्ति कोश का कार्य क्या है, क्या काम करते हैं व्युत्पत्ति कोश? ठीक है. जिनको कुछ भी नहीं पता ना, मैं शॉर्टकट में पहले उसका मीनिंग बताता हूँ लेसन के अंदर क्या लिखा हुआ है. व्युत्पत्ति कोश काम क्या करते हैं? तो ये पहली बात तो डिक्शनरी है. एक ऐसी डिक्शनरी है जहाँ पर अगर एक मराठी का वर्ड रहेगा, जैसे कि दिवाली नाम का अगर एक वर्ड रहेगा, तो दूसरे लैंग्वेज में, भारत के सारे लैंग्वेज में क्या कहते हैं दिवाली नाम के वर्ड्स को, ये बताने का काम ये व्युत्पत्ति कोश करता है. हम लोग जो डिक्शनरी यूज़ करते हैं ना, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, तो ये क्या करता है भाषा से भाषा में ट्रांसलेट करता है. लेकिन यहाँ पर अगर एक भाषा का वर्ड अगर देखा हम लोग ने, तो उसी वर्ड को भारत के सारे भाषाओं में क्या कहा जाता है वो बताने का काम यहाँ पर कौन करेगा? तो व्युत्पत्ति कोश करेगा. ठीक है, क्लियर है. और इसके अंदर क्या रहता है, तो शब्दों की जाति समझ में आ जाती है. मतलब ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ये पता चल जाता है व्युत्पत्ति कोश के अंदर. ठीक है, तो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन आंसर के ऊपर जाता हूँ. व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य. कार्य देखो, पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको. व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य. व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य. कार्य क्या है व्युत्पत्ति कोश का? तो डाइजेस्ट में आंसर है, डाइजेस्ट से ही लिया हुआ है, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट में करके दिया है जैसे कि लर्न हो पाएगा. ठीक है, डाइजेस्ट का भी हेल्प है और टेक्स्ट बुक का भी हेल्प है. व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य क्या लिखा है देखो. व्युत्पत्ति कोश म्हणजे एखाद्या शब्दांचे किंवा अर्थांचे ज्ञान होय. मतलब व्युत्पत्ति कोश मतलब कोई भी एक शब्द का नहीं तो किसी भी शब्द के अर्थ का नॉलेज हमें मिलता है. व्युत्पत्ति कोशातून आपल्याला सखोल माहिती मिळते. व्युत्पत्ति कोशातून बोली भाषेचे ज्ञान मिळते. देखो, व्युत्पत्ति कोशातून सखोल माहिती मिलती है. सखोल मतलब डीप. व्युत्पत्ति कोश मतलब डिक्शनरी से हमें डीप में नॉलेज मिलता है, ये उसका कार्य है. व्युत्पत्ति कोशातून बोली भाषेचे ज्ञान मिलते हैं. मतलब व्युत्पत्ति कोश से बोली भाषा, जो गांव में बोली जाने वाली भाषा होती है, जो बोली भाषा है, जो उपभाषा होती है, उसके बारे में हमें नॉलेज मिलता है. क्योंकि क्या करता है व्युत्पत्ति कोश, तो बहुत सारे भाषाओं में वर्ड पता चलता है ना, तो बोली भाषाओं का भी नॉलेज मिलता है वहाँ पे. विविध काळात भाषेत झालेले बदल समझण्यास मदत होते. विविध काळात मतलब अलग अलग समय में भाषा में जो चेंजेस हुए हैं वो व्युत्पत्ति कोश को देखते हुए समझ में आ जाते हैं. भाषेत होणाऱ्या बदलाचे कारण समजते. भाषा में बदल जो हुए, भाषा में जो चेंजेस हुए हैं उस चेंजेस का रीज़न समझ में आ जाता है, क्यों चेंजेस हुए वो समझ में आ जाता है. विविध शब्दांचा अर्थासहित संग्रह व्युत्पत्ति कोशात असतो. विविध शब्दांचा मतलब अलग अलग शब्दों का मीनिंग के साथ संग्रह, मीनिंग के साथ लिखा हुआ रहता है व्युत्पत्ति कोश में. व्युत्पत्ति कोशातून भाषा समृद्ध होते. मतलब व्युत्पत्ति कोश से भाषा समृद्ध होते, श्रीमंत हो जाती है, भाषा बहुत अच्छी बन जाती है. ठीक है, तो ये हुआ व्युत्पत्ति कोश का कार्य. बाजू में लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन. व्युत्पत्ति कोश. निर्मितीचा ठराव, निर्मितीची जबाबदारी, निर्मितीसाठी अर्थ सहाय्य और त्याचे प्रकाशन. मतलब व्युत्पत्ति कोश का निर्मिती का ठराव, व्युत्पत्ति कोश बनाने का ये कब फिक्स हुआ, ये उसको बोला निर्मितीचा ठराव. निर्मिती की जबाबदारी, तो व्युत्पत्ति कोश बनाने की जबाबदारी किसने लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली. निर्मितीसाठी अर्थसहाय्य. अर्थसहाय्य मतलब फाइनेंस, किसने फाइनेंस लगाया. त्याचे प्रकाशन, उसको पब्लिश कैसे हुआ वो. ठीक है, कब हुआ, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन लिखनी है. इतना याद रखना. पहली बात तो ये जो सेकेंड आंसर आप लिख रहे हो ना, ये सेकेंड आंसर लिखते समय आप फर्स्ट आंसर के कुछ सेंटेंस सेकेंड आंसर में लिख सकते हो. फर्स्ट आंसर लिख रहे हो तो भी सेकेंड क्वेश्चन के आंसर के कुछ पॉइंट्स आप फर्स्ट
वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हो। ऐसा थोड़ा बहुत मिक्स करके आप बड़ा करके लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप व्युत्पत्ति कोश के बारे में लिख रहे हैं तो वो मैचेबल रहेगा। देखो यहाँ पर ये आंसर मैंने सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं है, ये आंसर मैंने पॉइंट्स निकल के लिखा हुआ है। इससे आप लोग क्या करना, तो सेंटेंस बनाना। ठहराव मतलब क्या, कब हुआ, तो 1938 में मुंबई में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ था, ठीक है। साल लेसन में हमने देखा हुआ था, साहित्य सम्मेलन लगते थे, उसके अध्यक्ष होते थे। तो 1938 में मुंबई में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे स्वतंत्रवीर सावरकर। और उस साहित्य सम्मेलन में ये ठराव पास हो गया कि व्युत्पत्ति कोश हमें बनाने का है। व्युत्पत्ति कोश ठराव मान्य झाला, मतलब पास हुआ। कैसे पास हुआ, 1938 में पास हुआ मुंबई में, और अध्यक्ष थे स्वतंत्रवीर सावरकर। और जो साहित्य सम्मेलन था उसका नाम क्या था, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। ये जब वर्ड्स आएगा तो उसको अंडरलाइन करना। जबाबदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसने जवाबदारी उठाई, तो कृपा कुलकर्णी जी ने जवाबदारी उठाई। अर्थसहाय्य मतलब होता है फाइनेंस किसने लगाया, तो ब्या मुकुंदराव जयकर, इन्होंने फाइनेंस लगाया। और बाद में जाके श्री द दाजी साहब, ये लिखा है ना, दाजी साहब लिखा है, दाजी साहब, ठीक है। श्री द दाजी साहब तुळजापुरकर जी ने भी आगे जाके उनको हेल्प किया, ठीक है। प्रकाशन मतलब पब्लिश कब हुआ, तो 1946 में, ठीक है, याद रह सकता है आपको, ठीक है। 1946 में पहला प्रकाशन हुआ, मतलब फर्स्ट जो उसका बुक था वो आ गया 1946 में, ठीक है। तो बच्चों ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा। एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, सुबह उठने के बाद 7 से 8 बजे तक आप लोग पढ़ना, एक बार रिवाइज करना। लेकिन एक बार 8 साढ़े 8 बज गए तो अच्छे से आप प्रेयर करना अपने भगवान को, ठीक है। और आप सीधा आप एग्ज़ाम हॉल में चले जाना। बाद में एग्ज़ाम जाते जाते बुक्स लेके मतलब बुक्स पढ़ते पढ़ते मत जाना। कुछ भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पेपर बहुत ही ईजी रहेगा। आपने जितना मेहनत किया है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स जरूर आपको आएंगे। तो थोड़ा भी पैनिक मत होना, थोड़ा भी टेंशन में मत आना कि अभी कैसा होगा, अभी मुझे ये याद नहीं आ रहा है, अभी मुझे ये याद नहीं आ रहा है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ जाता है ना, तो साल भर में आपने जो भी पढ़ा हुआ है वो सारी चीज़ें आपको याद आने शुरू हो जाती है। इसलिए रिलैक्स रहना, खुद के ऊपर विश्वास रखना और अपने भगवान के ऊपर भी विश्वास रखना, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं रुकता हूँ वीडियो अपलोड भी करने, क्योंकि उसके लिए भी टाइम जाएगा। तो ये स्पेशल वीडियो था उन बच्चों के लिए जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था कि सर मुझे ये वीडियो चाहिए करके। बाकी सबके लिए मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट बच्चों। तो अच्छे से जाइए, शांति से पेपर लीजिए, और इसी के साथ नमस्ते।